हेलो एवरीवन। आज की वन शॉट रिवीजन क्लास में हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है वो बोर्ड्स में एक 6 नंबर का या फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। या तो आपके पास एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर देखा जाए ना तो है काफ़ी इजी, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसे ऐसा को रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर कैपिटल या बैलेंस शीट वगैरह ऐसा हमें नहीं बनानी होती। हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं। एक तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या निकालने के लिए? उसका बैलेंस निकालने के लिए। भाई अब हमें उसको कैपिटल कितनी देनी है, ठीक है। अब तो वो रहा नहीं है तो उसको तो दे नहीं पाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एग्जीक्यूटर को अमाउंट जितना हमें देना है वो निकालने के लिए, यानी कि बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा। और साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट एक तरीके से हमारा लोन अकाउंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना है। अब वो अमाउंट जो है वो हम लोग या तो सारा का सारा जब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी दिन पे कर देंगे, या फिर हम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें दोनों ही चीज़ें आज की रिवीजन क्लास में देखनी है। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ना अभी तक हमने जितने चैप्टर्स करे हैं, जितने कॉन्सेप्ट करे हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं इस चैप्टर के अंदर। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि डेथ जो है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो ऐसे तो है नहीं कि भाई परमानेंट हमेशा की ईयर के स्टार्टिंग में डेथ होगी। तो मिड ऑफ द ईयर कभी भी बीच में डेथ हो सकती है उस पार्टनर की। तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल्स के जो टॉपिक थे, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, ये भी हमें इस चैप्टर के अंदर देखने हैं। और साथ साथ जो अभी हमने चेंज इन पीएसआर यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने जो चैप्टर देखा था, उसके टॉपिक्स जो हमने देखे थे वो सारे के सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म में जो पीएसआर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे उनके न्यू पीएसआर हमें निकालनी पड़ेगी। और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमारे पास 2 टॉपिक जो होते हैं हमारे, कौन कौन से? पहला टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। दूसरा टॉपिक 7 आइटम्स जो हमारी राइट ऑफ होनी है, यानी कि आपका जर्नल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का जो हमारा टॉपिक था वो भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम जब बनाएंगे तो एग्जांपल देख लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ABC, 3:1 रेशियो है। C जो है उसकी डेथ हुई है, कब डेथ हुई है उसकी? 1 जुलाई 2024 को डेथ हुई है, यानी कि ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने बाद, 24-25 जो हमारा ईयर है उसके स्टार्ट होने के 3 महीने बाद C की डेथ हुई है। हमें यहाँ पर 1 जुलाई 2024 जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन का हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका? सिर्फ और सिर्फ C का, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका। तो हम लोग यहाँ पे देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी, क्या क्या चीज़ें डेबिट होंगी, वो हमें देखना है। सबसे पहली बात तो जो बैलेंस BD होगा हमारा बैलेंस शीट में, वो हमें यहाँ पे देखना है। क्या बोलेंगे इसे? ओपनिंग कैपिटल। फिर सेकंड जो 4 आइटम्स होती है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, कौन कौन सी होती है? देखिए, एक तो होता है जर्नल रिजर्व, दूसरा होता है WCR, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फोर्थ इज प्रॉफिट। ये हमें राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ करते तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट जो है वो 4 आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी साइड है। ये चारों चीज़ें अगर बैलेंस शीट में हमें गिवन है तो हमें राइट ऑफ करनी पड़ेगी, और जितना भी शेयर आएगा डिजीज पार्टनर का वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसका अपोजिट क्या होता है? एसेट साइड में 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं एसेट साइड में हमारे पास? एक तो होता है गुडविल, दूसरा होता है लॉस, और तीसरा क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर हमें एसेट साइड में गिवन है तो इनको भी राइट ऑफ करेंगे। और जब हम इनको राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो जितना भी शेयर डिजीज पार्टनर का होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे रिटायरमेंट के अंदर अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है फर्म से, या फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। ऐसे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको भी उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, और वो कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर्स देंगे, ठीक है। गेनिंग
पार्टनर्स डिजीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे। तो जैसे हमने रिटायरमेंट में कॉन्सेप्ट करा था, सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, डिजीज पार्टनर ही कर रहा है सैक्रिफाइस अपना शेयर, क्योंकि डिजीज पार्टनर जो है वो अपना शेयर दे के जाएगा फर्म को, और जो जो पार्टनर उसका शेयर लेंगे वो क्या करेंगे भाई, डिजीज पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइड करेंगे। डन। फोर्थ पॉइंट है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन के आइटम्स हैं तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो जो भी शेयर होगा डिजीज पार्टनर का उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब ये जो चारों चीज़ें हमने देखी हैं, क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की जो हमने दोनों चीज़ें देखी हैं, इसमें कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन की बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा है यार, चेंज इन PSR में देखा है हमने, एडमिशन में देखा है, रिटायरमेंट में देखा है, तो यहाँ पे हमने कभी भी मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करी। तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के केस के अंदर भी, यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर भी, ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई, इनका कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ये लाइबिलिटी है और एसेट है। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट, और लाइबिलिटी और एसेट कभी मंथ वाइज कैलकुलेट होते ही नहीं है। मंथ वाइज कैलकुलेट क्या चीज़ें होती है, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये चीज़ें मंथ वाइज कैलकुलेशन होती है, या फिर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद हमारे पास 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सैलरी या कमीशन अगर डिजीज पार्टनर को मिल रही थी वो भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी 3 महीने की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डिजीज पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, ठीक है, तो वो भी लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। साथ साथ अगर कोई इंटरेस्ट का पॉइंट भी होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने महीने का, 3 महीने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। नया चीज़ जो हमें इस चैप्टर में देखनी है वो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एस्टिमेटेड लॉस, यानी कि 3 महीने जितना उसने फर्म में काम करा है उतने 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर अगर फर्म ने लॉस करा है तो लॉस उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है चीज़, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई प्रॉफिट जो है साल के आखिरी में निकालते हैं हम लोग, बट हमें यहाँ पर मिड ऑफ द ईयर यानी कि 3 महीने बाद डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसे हम बेसिकली एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो अपने पास यहाँ पे 3 तरीके हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज लास्ट ईयर प्रॉफिट को हमें क्या करना है, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है, और थर्ड इज टर्नओवर बेसिस। तो फर्स्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू करंट ईयर का प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ सालों का प्रॉफिट गिवन होगा, हमें वो प्लस करना है और एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे हमें क्या मानना है, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे 60,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा निकला करंट ईयर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 महीने। अब ये जो 60,000 ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, हमें यहाँ पे कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2500 रुपये आ जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड कॉन्सेप्ट की, वो तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा ना वो आप करंट ईयर का प्रॉफिट मान लो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 है, यही हम क्या मानेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे। लेकिन ये प्रॉफिट पूरे साल का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सी का जितना शेयर है यानी कि 1/6 है वो मल्टीप्लाई करके हम लोग सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। थर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टर्नओवर बेसिस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और MCQs भी बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो टर्नओवर बेसिस के अंदर क्या होता है कि लास्ट ईयर जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल है वो हम लोग करंट ईयर में मान लेंगे। जैसे कि 2023-24 हमारा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का सेल हमारे पास 10 लाख है, प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल 10 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 20% का रेट आ गया। अब ये 20% का रेट हम लोग करंट ईयर में भी अप्लाई कर देंगे। करंट ईयर की हमें 3 महीने की सेल तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो 3 महीने की सेल जो है करंट ईयर की, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक 3 महीने की जो सेल है वो कितनी है, 3 लाख रुपये है। तो यहाँ पे 3 महीने की जो सेल 3 लाख है उसको हम लोग 20% का जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल था उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने निकाला है।
तो हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा करंट ईयर प्रॉफिट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप टर्नओवर बेसिस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, तो हमारा जो एक 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल के आया है, वो पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ 3 महीने का है। क्यों? बिकॉज हमने जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल है उसको मल्टीप्लाई किससे करा है, 3 महीने की सेल से मल्टीप्लाई करा। तो जो प्रॉफिट निकलेगा ऑब्वियसली बात है 3 महीने का निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जब सी का शेयर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 60,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/6 से। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट था। बाकी अगर हम बात करें तो अपने पास न्यू पीएसआर निकालने का तरीका क्या है, सेम जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा था। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सी चला गया फर्म से, मतलब सी की डेथ हो गई है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, ए और बी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स जो सी का शेयर रिसीव करेंगे तो उनका हमें गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड हमें गिवन होगा, न्यू हमें निकालना पड़ेगा। न्यू निकालने के लिए अपने पास पहला केस है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कितना कितना रिमेनिंग पार्टनर्स को शेयर मिला है डिजीज पार्टनर से, वो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ओम, राम और शांति 3 पार्टनर हैं। ओम का जो शेयर है 1/2 है, राम का 2/5 है, 1/10 किसका है, शांति का है। शांति की डेथ हुई है यहाँ पर। तो हम लोग पहले ये जो हमें गिवन है शेयर उसके रेशो बना लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो हमारे पास रेशो क्या बनी, 5:4:1। तो 5:4:1 रेशो बनी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो शांति है उसका 1 शेयर है उसको हटा देंगे। तो ओम और राम का जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू पीएसआर कितना निकल के आ जाएगा, 5:4। सिंपल है, 5:4:1 ये हमारे पास रेशो गिवन है। हम लोग जो ये शांति है इसका शेयर यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5:4 बचा। ठीक है। अब केस नंबर 2 है, वहाँ पे हमें ना गिवन होगा कि जो डिजीज पार्टनर है या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है वो कितना कितना ले रहे हैं, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी पार्टनर है, 4:3:2 रेशियो है, सी की डेथ हुई है यहाँ पर। तो सी का जो शेयर है हमारा 2/9 जो है वो ए और बी 4:5 में ले रहे हैं। ठीक है, 4:5 में ले रहे हैं कौन, ए और बी। किसके शेयर का, सी के शेयर का। और सी का शेयर कितना है, 2/9। तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग शेयर निकालेंगे पहले ए का। तो ए का यहाँ पर शेयर कितना है जो वो ले रहा है, वो ले रहा है 4/9 ले रहा है, यानी 4:5 है ना, तो 4/9 ले रहा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, सी के शेयर से। तो यहाँ पे 8/81 आ गया। ऐसे हम लोग बी का यहाँ पे गेनिंग शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बी कितना शेयर ले रहा है, वो ले रहा है 5/9 ले रहा है। किसका, सी का, यानी कि डिजीज पार्टनर का 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10/81 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू पीएसआर निकालेंगे। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, जो उनका ओल्ड पीएसआर था उसमें ऐड कर देंगे हम लोग गेनिंग शेयर। ऑब्वियसली बात है, ए का शेयर कितना था, 4/9 प्लस करेंगे 8/81। बी का शेयर था 3/9 प्लस करेंगे 10/81, उनका गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास न्यू पीएसआर आ जाएगा 44:37। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हमने पहले भी देखा था कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा तो हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, बिकॉज सैक्रिफाइस जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, और वो कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहे होंगे। ये हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज इन पीएसआर से चलाते आ रहे हैं, और ये एक सेम कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर में फॉलो होगा, चाहे वो चेंज इन पीएसआर है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है। क्यों, बिकॉज जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है, पहली बात तो जब पीएसआर में चेंज होता है। अगर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर वो हम चेंज कर रहे हैं तो फर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और जब भी पीएसआर चेंज होगा, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हम लोग पीएसआर चेंज कर रहे हो, चाहे किसी एडमिशन के तरीके से, चाहे रिटायरमेंट के तरीके से, चाहे डेथ के तरीके से, तो वहाँ पर कोई ना कोई पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा होगा और कोई ना कोई पार्टनर अपना शेयर गेन कर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर जो है सैक्रिफाइस पार्टनर को उसका शेयर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास पी के ओवर 3 पार्टनर 3:1 रेशो है। क्यू और आर का हमें यहाँ पे न्यू पीएसआर गिवन है, तो यहाँ पे हम गेनिंग शेयर निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है 1/2, क्यू का -2/6, आर का 1/2 -1/6। तो हमारे पास गेनिंग शेयर कितना आ गया, क्यू का 1/6 आ गया और आर का कितना आ गया, 2/6 आ गया। यहाँ पे हमारे पास गुडविल ऑफ दी फर्म जो गिवन है वो गिवन है 60,000 रुपीज़।
अब दोनों पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। और अगर माइनस में आएगा, देखो अगर गेनिंग शेयर जो है ना वो न्यू माइनस ओल्ड है, तो अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो वो गेन कर रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें, वहाँ पे हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो था, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो इसलिए वहाँ पे रिवर्स हो जाता था। अगर आंसर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव में आएगा तो गेन। बट गेनिंग शेयर के अंदर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो ऑब्वियसली बात है अगर न्यू ज़्यादा है और ओल्ड कम है तो इंसान गेन ही करेगा और आंसर पॉजिटिव में ही आएगा हमारा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में आएगा तो गेन। अगर न्यू हमारा कम है और ओल्ड ज़्यादा था तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस ही करेगा पार्टनर वो। तो क्यू और आर दोनों पार्टनर्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, तो दोनों पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है यानी कि पी। तो यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे, क्यू का शेयर आ जाएगा 10,000 रुपये। आर का करेंगे हम लोग 60,000 अपॉन में 2/6, तो कितना आएगा 20,000, यहाँ पे आर का शेयर आ गया। और पी का शेयर कैसे निकालेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय पी का शेयर था कितना 3/6 था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन था, वो क्या था कि गुडविल ना हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करी, यानी कि पुरानी गुडविल है वो कितने की 30,000 की है। तब भी हमें, आपको याद हो 7 आइटम्स जो है वो कौन कौन सी मैंने अभी आपको पहले ही बताया। लाइबिलिटी साइड में कितनी होती हैं 4, और एसेट साइड में कितनी होती है 3। तो अगर ये हमें 4 और 3 यानी कि टोटल 7 चीज़ें बैलेंस शीट में गिवन है, वो हमें राइट ऑफ करना है अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो। और अगर गिवन है राइट ऑफ तब भी राइट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो हम लोग क्या एंट्री पास करते थे, लाइबिलिटी साइड की एंट्री पास करते थे गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, और एसेट साइड की एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। ये कब करते हैं हम लोग, जब हमें ये 7 आइटम्स को क्या करना होता है, अपनी बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना होता है। क्या करना होता है, कंटिन्यू, यानी कि राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे, नई बैलेंस शीट में भी लिखेंगे हम लोग। तब हम एक इफेक्ट पास करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का इफेक्ट होता है गेन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और एसेट साइड का इफेक्ट होता है सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। बट अगर हमें राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए लाइबिलिटी अगर राइट ऑफ हो रही है भाई, अगर हमें राइट ऑफ करना होगा तो लाइबिलिटी की एंट्री क्या पास होती है, लाइबिलिटी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और अगर हमें यहाँ पर एसेट है उसको राइट ऑफ करना है तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू एसेट। सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी अगर खत्म करें तो लाइबिलिटी खत्म करेंगे हम लोग तो हमारे लिए अच्छी बात है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, टू पार्टनर कैपिटल हो जाएगा। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिजीज पार्टनर भी आता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स में गुडविल को राइट ऑफ करा। ठीक है, अपनी दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो क्या था, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ऐसे अगर हम एसेट को राइट ऑफ करेंगे, एसेट राइट ऑफ होगा तो एसेट हमारा कम हो गया, बुरी बात है, तो एसेट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, वो भी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब हमारे पास जो ये वाला कॉन्सेप्ट था करंट ईयर प्रॉफिट का, इसमें एक छोटा सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। वो क्या है, देखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 3:1 रेशो है, सी की डेथ हुई है 1 जुलाई 2024 को। प्रॉफिट जो है 1/4/24 से लेकर 30/6/24 का वो 60,000 रुपये फर्म का। हमने सी का शेयर निकाल लिया 10,000 है, हमें पे एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर पीएसआर न्यू पीएसआर हमारी चेंज नहीं हो रही है तो गेनिंग रेशो न्यू पीएसआर के बराबर होगी। अगर हमारी न्यू पीएसआर चेंज नहीं है तो गेनिंग रेशो किसके बराबर होगी, न्यू पीएसआर के बराबर होगी। लेकिन अगर न्यू पीएसआर हमारी चेंज हो जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो गेनिंग रेशो न्यू पीएसआर के बराबर नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है, सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है वो कितना कितना शेयर दे के जा रहा है वो भी गिवन नहीं है मुझे। दूसरी बात, मुझे न्यू पीएसआर भी गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड पीएसआर गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू पीएसआर होगा वो कैसे निकलेगा, डिजीज पार्टनर का शेयर हटा दोगे तो वो न्यू पीएसआर निकल जाएगा और वही मेरा गेनिंग रेशो होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, गेनिंग रेशो अगर आपके न्यू पीएसआर के बराबर है तो हम लोग एक सिंपल सी एंट्री पास करेंगे, वो क्या होगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, 10,000। क्लियर। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर या तो गेनिंग पार्टनर डिजीज पार्टनर जितना जितना शेयर वो दे के जा रहा है फर्म को या पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को, डिजीज पार्टनर
अगर अपना शेयर देके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को, और वो कितना कितना देके जा रहा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, या फिर हमें न्यू पीएसआर गिवन है, तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, और गेनिंग रेशो हमारी अलग ही आएगी। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर सेकेंड कॉन्सेप्ट में दिखाई देगा आपको कि अपने पास ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशो, यहाँ पे हमें ए और बी का न्यू पीएसआर गिवन है 5:4। हमने यहाँ पे गेनिंग रेशो निकाली तो यहाँ पे 1:2 आई, तो जो कि न्यू पीएसआर के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। अगर प्रॉफिट है फर्म में तो हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, और अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस होगा, ठीक है, करंट ईयर का अगर लॉस आ रहा होगा तो हम एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, वो है डिजीज पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिजीज पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाना है हमें। चलिए, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे हमें डिजीज पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन नंबर 33 है टीएस ग्रेवाल का, उसके अंदर भीम कैपिटल, पहले हम जैसे भीम जो है वो उसकी डेथ हुई है फर्म में, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया। वो कितना आ रहा है, 2,54,000 आ रहा है। ठीक है, वो जो बैलेंस है वो हमने क्या करा, भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है भाई, भीम का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो बनाया है। तो भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस ट्रांसफ़र करा था हमने कैपिटल अकाउंट से वो लिख देंगे यहाँ पर। तो भीम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा हमारा 2,54,000। 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस सीडी इतना ही रहेगा भाई। उस साल हमने तो कुछ पे करा ही नहीं ना। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 को 2,54,000 का बैलेंस है हमारे पास। 31 मार्च 2022 को यानी कि उसके अगले साल, इस साल के एंड में हमने क्या करा, कैश पे करा है। कितना कैश पे करा है, 1,27,000। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए 1 अप्रैल 2000 हाँ जी 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2021 को यहाँ पे भीम जो है उसकी डेथ हुई है, और हमने उसका बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस कितना आया, 2,54,000। वो हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट ही 2 बार में पे करना है। तो 1,27,000 हुई दोनों की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। बट ये पे कब करना है हमें, 31 मार्च 2022 को करना है और 31 मार्च 2023 को करना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा हुआ। तो यहाँ पे हमने करा क्या, पहले हमने 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट निकाल लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला हमने पूरा 2,54,000 का 10% का इंटरेस्ट कितना आया, 25,400 आया। टोटल लिखा हमने। फिर 31 मार्च 2022 को जितनी इंस्टॉलमेंट थी मेरी 1,27,000 की, उसमें प्लस करूँगा इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट है तो 1,52,400 पे कर देंगे। फिर बैलेंस बचेगा 1,27,000। अगले साल पे आएंगे 1 अप्रैल 2022 में, बाय बैलेंस बीडी लिखा हमने 1,27,000। फिर 31 मार्च 2023 को पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1,27,000 का 10% कितना आया, 12,700 आया। फिर टोटल अमाउंट जो होगा वो हम लोग पे कर देंगे 31 मार्च 2023 को। टोटल अमाउंट कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 1,27,000 का हमारे पास इंस्टॉलमेंट था प्लस 12,700 का इंटरेस्ट, तो 1,39,700, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, अकाउंट क्लोज। बट अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमारे पास हाफ ईयरली पे करना होता, हमें कितना कब पे करना होता, हाफ ईयरली, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, जैसे 1 लाख रुपए का बैलेंस हमारा निकला 30/6/2023 को पार्टनर की डेथ हुई है, 1 लाख का बैलेंस निकला हमारा। हमें यहाँ पे 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो पहली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कब हुई हमारी, 30/6/2024 यानी कि इसी साल के आखिरी में। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुई हमारी 30/6/2025 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा,
31/12/2023 को, 30/6 यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। 31 मार्च 2023 को पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी और फिर 30 जून 2024 को हम लोग अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 31 दिसंबर 2023 को हम लोग पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 50,000 प्लस इंटरेस्ट की, और फिर 30 जून 2024 को हम लोग 50,000 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट पे करेंगे। बात क्लियर? लेकिन हमारा ईयर जो क्लोज होता है वो होता है 31 मार्च 2024 को। हमने पहले क्या करा, 30/6/2023 को पार्टनर की डेथ हुई, 1 लाख रुपए का अमाउंट हमारा निकलेगा बैलेंस सीडी, वो हमें 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कब हुई? 31 दिसंबर 2023, 6 महीने बाद, यानी कि 31 दिसंबर पड़ा, 50,000 पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पड़ेगी हमारी अगले साल की 30 जून 2024 को, तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट वो भी पे करेंगे हम लोग। अब 6 महीने का यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, यानी कि 50,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% फॉर 6 मंथ्स, वो हमने यहाँ पर पे कर दिया। अब यहाँ पर 31 मार्च 2024 को अकाउंट क्लोज करना है, तो यहाँ पे मुझे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 3 महीने का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड करके दिखाना पड़ेगा, ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। अकाउंट जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो 3 महीने का यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाऊंगा, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करूँगा 30/6/2024 को, और फिर बाद में हम लोग इंस्टॉलमेंट जो है मेरे पास 50,000 की प्लस 50,000 मल्टीप्लाई 10% फॉर 3 मंथ्स, ये हमारा इंटरेस्ट 1 जनवरी से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट हुआ। फिर हमारे पास ऐड करेंगे हम लोग 50,000 मल्टीप्लाई 10% 3 महीने का, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ जनवरी अप्रैल टू जून तक का। तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट था, ठीक है। तो अगर बोर्ड्स में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो ये वाला पॉइंट पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा और कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है हमारे पास। ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा टीएस ग्रेवाल का, वो बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन था, जहाँ पे साल के आखिरी में ही पार्टनर की डेथ हुई है और 2 साल में पे करना है, तो बड़ा मतलब बहुत ही आसान था। उसके अंदर कुछ बीच में हमें कोई ईयर क्लोज नहीं हो रहा हमारा, तो हमें क्या करना है, साल के आखिरी में पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू करना है, फिर पे भी कर देना है। लेकिन अगर 6 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और बीच में ही पार्टनर की डेथ हुई है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से जो मैंने बताया आपको वैसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। टिल देन बाय।